गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ, जैसा कि कल बच्चों हमने जननांकीय के सिद्धांत, जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में अध्ययन शुरू किया था और हमने माल्थस से लगा करके कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह आर्थिक आधार पर अपने सिद्धांत को विकसित किया है। उसी कड़ी में आज हम जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था या सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था उन्नत होती जाएगी तो जन्म दर कम होती चली जाएगी। जननांकीय संक्रमण में जो मेन है, मुख्य बिंदु है, वो यही है कि जैसे जैसे देशों की जो व्यवस्था आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उन्नत होती चली जाएगी वैसे ही जन्म दर कम होती चली जाएगी। तो इसी के तहत इसमें 3 चरण बताए गए हैं। जो पहला चरण है, बताया कि किसी भी समाज की संरचना जब बहुत पिछड़ी होती है, वहाँ के लोगों को संसाधनों की कमी होती है, बेरोजगारी होती है, भुखमरी होती है, गरीबी होती है और उनके जो आय का जरिया होता है बहुत कम होता है। जब बेरोजगारी होगी तो उनकी आय निम्न होगी और जब आय निम्न होगी तो जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो लो होगी। तो इस जो प्रथम चरण यह कहलाता है, इसमें लोगों की एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्च किया जाता है। तो इसमें जन्म दर भी बहुत अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो जब जन्म दर भी बहुत अधिक होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है, तो जो पहला चरण है इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ने की संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जन्म दर भी बहुत अधिक है और मृत्यु दर है, मतलब जितने संख्या में पैदा होते हैं उससे कहीं ज़्यादा में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बताया कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कम होती है, शिक्षा की कमी होती है, जीवन स्तर निम्न होता है, खाने पीने रहन सहन ये सारा सब निम्न स्तर का होता है। तो यहाँ पे मृत्यु दर भी अधिक होती है। जन्म दर क्यों अधिक होती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है, कम उम्र में विवाह हो रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है और तो लोगों की जो सोच है वो इसी के तहत विकसित हो जाती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हमारे हाथ बटाने के लिए हमारे पास होंगे। तो जो पहला चरण है तो वो जनरली क्या है कि जो पिछड़े देश हैं या पिछड़ा जो समाज है वहाँ पे लागू होता है। इसके तहत जो दूसरी स्टेज आती है, जो दूसरा चरण आता है, इसमें क्या होता है, जो संक्रमणकालीन अवस्था, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि संक्रमणकालीन व्यवस्था में क्या होता है कि स्थिर नहीं रहती है कोई भी व्यवस्था, जो धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तो सेकेंड स्टेज में आप जैसा कि इसमें देखेंगे चैप्टर में कि पहले में आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो जीवन स्तर है निम्न है, संसाधन कम है, बेरोजगारी अधिक है, गरीबी अधिक है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। दूसरे स्टेज में आते आते क्या होता है कि देश विकास करने लगते हैं, वहाँ पे रोजगारों की संख्या बढ़ने लगती है। जब रोजगारों की संख्या बढ़ने लगती है तो लोगों के पास आय का जरिया जो होता है, आय के संसाधन हैं, बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है तो उससे क्या होता है, मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो जन्म दर तो कम नहीं होती है, बट क्या होता है, मृत्यु दर जो है वो सुविधाओं के इम्प्रूव होने से मृत्यु दर कम हो जाती है। तो जब जन्म दर बढ़ रही है और जन्म दर जैसी थी उसी स्टेज में है और मृत्यु दर कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी या संसाधन हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, लोग जागरूक हैं क्योंकि एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। तो इस और जो बेसिक सुविधाओं के लिए संसाधन हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो बढ़ रहे हैं। तो लोगों के पास जो पहले स्तर में आपने देखा कि खाने के लिए भी लोगों के पास नहीं था, गरीबी थी, यहाँ पे वो चीज़ें सेकंड स्टेज में नहीं है। तो जब जन्म दर स्थिर है और मृत्यु दर घट रही है तो ये जो दौर होता है
वो सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। और भारत, हमारे जो देश हैं, इसी दौर से गुजर रहे हैं कि जनसंख्या दर तो नहीं जन्म दर तो नहीं घट रही है, बट मृत्यु दर घट रही है। उसकी वजह से जनसंख्या की बढ़ोतरी अधिक हो रही है, या हम जिसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। इसके बाद तीसरा चरण जो आता है, इसमें आता है कि समाज जब विकसित अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे कि आज आप देखेंगे अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, वहाँ पे सारे संसाधन हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। तो उससे क्या है कि वो लोग एकल परिवारों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, छोटे परिवारों को पसंद करते हैं। जो महिलाएं होती हैं इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि रोज़गार के अवसर अधिक हैं, बाहर निकल के काम करती हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, तो कम उम्र में जो शादी करने की जो लिमिट वो थी वो बढ़ जाती है। जब एजुकेशन आप लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो जो शादी की उम्र है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इसके तहत आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जनसंख्या, जन्म दर भी कम हो रही है और मृत्यु दर भी कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या कम हो रही है, यहाँ पे जो फैमिली के रिलेशंस हैं वो वीक होते चले जा रहे हैं। हमारे ट्रेडिशन, परंपराएं, प्रथाएं, रीत रिवाज, इनका रोल बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे बच्चे, जो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी भी समाज में जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह जैविकी तथ्य नहीं माना जा सकता है। उसमें उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक उसी तरह ही जिम्मेदार हैं, या उसी तरह ही अपनी सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो जैसा बच्चों देखा आपने कि हमने अभी इन 2 दिनों के अंतर्गत हमने जनसांख्यिकी सिद्धांतों के बारे में बात करी, चाहे वो माल्थस का सिद्धांत हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हो, या आपका संक्रमण का सिद्धांत हो। तो ये इन तीनों के बारे में आप बेहतर ढंग से इस चैप्टर में पढ़िएगा। अब इसका जो नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे वो है कि भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जो इसको रोकने में सफल रही, या किस हद तक वो कारगर रही, और अगर नहीं कारगर रही तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। थैंक यू।